नमस्कार। तथ्यों, विचारों तथा मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेक्चर या व्याख्यान माध्यम काफी लोकप्रिय है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से प्रभावी लेक्चर की तैयारी व डिलीवर करने की तकनीक के बारे में चर्चा की जाएगी। इस विषय पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मार्च 2001 में डीओपीटी भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित तथा एसआईआईडी के द्वारा आयोजित डायरेक्ट ट्रेनर स्किल कोर्स से मिली। ये कोर्स थैम्स वैली यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा विकसित किया गया था और इस कोर्स में लेक्चर एक विषय के रूप में था। जैसा कि हम जानते हैं कि संचार के विभिन्न माध्यम हैं। इसमें लेक्चर, कोचिंग, ग्रुप डिस्कशन, एक्सरसाइज, रोल प्ले, फील्ड विजिट, वेबिनार, सेमिनार, सिमुलेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन आदि हैं। लेकिन इसमें लेक्चर माध्यम काफी लोकप्रिय है और आज के हमारे इस विषय में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से ही व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करने के लिए लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में व्यक्तियों को विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों तथा आधुनिक तकनीकियों से युक्त व्याख्यान का प्रयोग किया जा रहा है। व्याख्यान पद्धति के लाभ, एडवांटेज अगर हम देखें तो लेक्चर माध्यम से हम ज्ञान, नॉलेज का इनपुट दे सकते हैं और ये एक कम खर्चीली पद्धति है जिसमें एक ही समय में कई लोगों को हम किसी भी सूचना को दे सकते हैं और ये अधिक मात्रा में व्यक्तियों के लिए उपयोगी माध्यम होता है। दूसरी अगर हम देखें तो लेक्चर माध्यम की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे इसमें सिर्फ ज्ञान का इनपुट ही हम दे सकते हैं और इसके अलावा अगर स्किल या एटीट्यूड की बात होती है तो इसमें कमी रह जाती है। और दूसरा है कि इस माध्यम में हम फीडबैक नहीं ले पाते हैं क्योंकि इसमें व्याख्याता केंद्रित पद्धति होती है, अर्थात जो ट्रेनर है, जो लेक्चरर है, जो व्याख्याता है वही सेंटर बिंदु में होता है और इसमें प्रतिभागियों की जो प्रतिभागिता होती है वो कम होती है। अब किसी भी व्याख्याता के लिए जरूरी है कि वो अपना व्याख्यान जब तैयार करें तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो लेक्चर का उद्देश्य, नंबर 2 व्याख्यान से पूर्व प्रशिक्षार्थी का प्रवेश पूर्व व्यवहार या एंट्री बिहेवियर, दूसरा लर्निंग इवेंट्स, कंटेंट का निर्धारण, व्याख्यान का क्रम, रिकॉल की योजना, व्याख्यान की संरचना, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, कार्य निष्पादन का आकलन, परफॉर्मेंस असेसमेंट और लास्ट में है फीडबैक। तो अब हम क्रम से इन सब विषयों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेक्चर का उद्देश्य। जब भी कोई लेक्चर दिया जाए तो उसका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट करना जरूरी होता है और अगर उद्देश्य हम देखें तो वो कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, विशिष्ट होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, प्राप्त किए जाने योग्य होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए और उसमें एक समय सीमा होनी चाहिए। यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। और इसको अगर हम देखें तो स्मार्ट उद्देश्य कह सकते हैं कि जो कोई भी लेक्चर हो उसका उद्देश्य स्मार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये देखिए कि जो हमारा लेक्चर का जो उद्देश्य है वो स्मार्ट होना चाहिए। नंबर 2 व्याख्यान से पूर्व प्रशिक्षार्थी का व्यवहार या एंट्री बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर ये कि जब वो लेक्चर के लिए आया है और उस समय उसका बिहेवियर मतलब ये कि उसका जो ज्ञान है, नॉलेज स्किल जो है या जो उसकी स्किल है या उसका जो एटीट्यूड है उसका स्तर क्या है। अगर हमको प्रशिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान या उसका अनुभव पता लग जाएगा तो हम इसके आधार पर अपना लेक्चर प्रारंभ करेंगे और वो लेक्चर हमारा ज़्यादा सक्सेस होगा। तो किसी भी लेक्चर के शुरू करने से पहले हमको श्रोताओं के एंट्री बिहेवियर का, यानी जिस समय वो लेक्चर के लिए आए हैं उस समय उनके ज्ञान का, उनके कौशल का और उनके दृष्टिकोण का स्तर जानना बहुत जरूरी होता है। जो लर्निंग इवेंट्स, जो सब हम सीखने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपनी विषय वस्तु का निर्धारण करना होता है कि हम किस विषय पर वार्ता करने जा रहे हैं और उस विषय की क्रम क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, जिसमें भी आगे हम चर्चा करेंगे। जो रिकॉल की योजना हमारी क्या होगी और व्याख्यान की संरचना कैसी होगी, दृश्य साधनों का हम उपयोग कैसे करेंगे। तो इस पर अभी आगे हम चर्चा करते हैं। विषय वस्तु का निर्धारण,
कंटेंट हम कैसे निर्धारित करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो व्याख्यान से पूर्व हमको विषय वस्तु का स्पष्ट निर्धारण करना आवश्यक होता है। कभी कभी होता है कि कोई भी लेक्चर शुरू हो जाता है तो ये क्लियर नहीं हो पाता है कि इस विषय का उद्देश्य क्या है, ये क्यों दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको इसका जो विषय वस्तु है, जो उसके कंटेंट है, उसको स्पष्ट करना होता है। दूसरा ये कि जो विषय वस्तु है उसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो निर्धारित समय में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हर लेक्चर का एक समय निर्धारित होता है, उस समय के अंदर कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं, जिसको हम मस्ट बोल सकते हैं कि वो एकदम छूटने नहीं चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लेक्चर कोई होता है तो वो लेक्चर की भूमिका या उसके उपसंहार में इतना अधिक टाइम निकल जाता है कि जो हमारे मेन कंटेंट होते हैं वही कवर नहीं हो पाते हैं। अब देखिए दूसरी प्राथमिकता क्या होती है, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो होने चाहिए उसमें। एक तो वो जो छूटने ही नहीं चाहिए, दूसरे वो होने चाहिए। और अगर समय खत्म हो रहा है तो हमारे जो कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हो सकते हैं, यानी कि अगर ये छूट भी जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो ये मस्ट और शुड हैं ये न छूटें। और ये जो छोटे छोटे अंश हमारे हैं बिंदुओं में, उनके छूटने की संभावना कभी कभी रहती है। तो इसके लिए सबसे उपयोगी तकनीक है स्प्रे डायग्राम। स्प्रे डायग्राम से मतलब क्या होता है कि हम उस लेक्चर को पूरा एक स्प्रे डायग्राम की तरह बना लें। जैसे कि लेक्चर हम यार चल रहा है हमारा, अगर इसको हम देखें तो हमने क्या बनाया है कि सबसे पहले अगर हमको अच्छा लेक्चर देना है, प्रभावी लेक्चर देना है, तो हमको ऑब्जेक्टिव देखना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हम इस लेक्चर के बाद हमारे जो प्रतिभागी हैं, श्रोता हैं, वो क्या जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें हमने एम लिख रखा है, यानी कि मस्ट पॉइंट है, ये छूटना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है कि जब भी कोई लेक्चर शुरू होगा तो उसमें हमको प्रतिभागियों का एंट्री बिहेवियर, जब वो अंदर आप एंट्री करते हैं लेक्चर के लिए, उस समय उनके ज्ञान, उनकी नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड का स्तर क्या है, तो ये भी हमने एम बना रखा है कि ये भी नहीं छूटना होगा। क्योंकि अगर हमको किसी की एंट्री बिहेवियर का नहीं पता होगा तो हम अपने लेक्चर को शुरुआत नहीं कर सकते। इसको एक उदाहरण समझ सकते हैं कि किसी एमएससी के या एमटेक के बच्चों को अगर एबीसीडी बताई जाए, हमको ये पता ना हो कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, तो उनका भी समय खराब होगा और देने वाले का भी समय खराब होगा। और वहीं किसी छोटे बच्चों के यहाँ अगर कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड से हम बात शुरू कर देंगे तो वो उनकी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हमको एंट्री बिहेवियर, जो श्रोता है उनको कितनी जानकारी इस विषय पर है जो लेक्चर हम देने जा रहे हैं, इसको बताना बहुत जरूरी होता है। नंबर 3 हम देखें कि लर्निंग इवेंट्स क्या होंगे। फिर जैसा कि भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो कंटेंट हैं उसमें मस्ट, शुड और कुड में बांट देंगे। जैसे हमने इसमें बांटा है, देखिए एम लिखा हुआ है, कहीं दूसरे कलर से एस लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो हम उसको मस्ट, शुड, कुड में बांट देंगे, जिससे हमारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो छूट ना पाए। सीक्वेंस अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। इसके बाद रिकॉल, क्योंकि जो हमारी मेमोरी होती है उसमें किसी भी चीज़ को याद करने के लिए किसी विषय को रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है। लेक्चर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, विजुअल एड्स कैसे प्रयोग करेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे और उसका फीडबैक कैसे लेंगे। तो ये एक जो है फ्लो चार्ट हमने बनाया है। अगर ये हम लेक्चर के पहले बना लेंगे तो हमारा लेक्चर ज़्यादा प्रभावी होगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि व्याख्यान का क्रम क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा। तो किसी भी लेक्चर के लिए जो हम जानते हैं, नोन से अननोन की ओर, सरल से जटिल की ओर, ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये एक सीक्वेंस होना चाहिए, तभी जो है वो लेक्चर ज़्यादा उपयोगी होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे रिकॉल की, जिसको हम हिंदी में पुनः स्मरण कहते हैं। कोई भी इनपुट इंफॉर्मेशन पहले मस्तिष्क की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। इसमें जाने पर श्रोता अक्सर इस बात को भूल जाता है। रिकॉल करके हम उस मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देते हैं, जिससे वो सूचना याद रहे। इसके लिए मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया जाना अथवा दृश्य शब्द साधनों आदि का प्रयोग सहायक होता है। रिकॉल हेतु ये जरूरी होता है कि इन बिंदुओं को किस समय प्रस्तुत किया गया हो, और साथ साथ व्याख्याता को उन बिंदुओं की सूची बनानी उपयोगी होती है जिनका रिकॉल किया जाना हो। कौन सी बात ऐसी है जो आप चाहते हैं कि हमारे श्रोता को याद हो जाए उसमें, तो ये हमको पहले से पता होना चाहिए, तभी हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप देखेंगे कि हम अधिक से अधिक रिकॉल की योजना कैसे बना सकते हैं। सपोज करिए किसी लेक्चर के लिए हमारे पास 30 मिनट का टाइम है, तो उस 30 मिनट में अगर आप देखें तो ये शुरू के जो 5 मिनट होते हैं ये इंट्रोडक्शन में और एक वातावरण बनाने में लग जाता है। इसके बाद जो लास्ट का 5 मिनट होता है ये फीडबैक में और उसको संक्षेप करने में लगता है। तो अगर आप ये देखें मोटे तौर पर कि 30 मिनट के लेक्चर में ये ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट जो 20 मिनट हमारे पास मेन होते हैं, इसी में हमारे जो श्रोता उनके होते हैं उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। और दृश्य शब्द साधनों का, विजुअल्स का प्रयोग करके हम इस 20 मिनट का अधिक से अधिक प्रयोग करके मैक्सिमम रिकॉल कर सकते हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं।
अब हम देखें कि व्याख्यान जो है, लेक्चर है, उसको हम कैसे स्ट्रक्चरिंग उसकी करेंगे, उसकी संरचना कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि हमको अपने लेक्चर का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, स्प्रे डायग्राम बना होना चाहिए, इंट्री बिहेवियर हमको कर लेना चाहिए, और जो हमारे पास समय है उसको भी हमको देखना चाहिए कि हम उस निर्धारित समय में कैसे अपनी बात को पूरी तरह कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि परिचय, श्रोताओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए, उसको व्याख्यान का उद्देश्य बताने के लिए, श्रोताओं की क्या अपेक्षाएं इस लेक्चर से हैं और उनकी सहभागिता कितनी है। फिर हम आते हैं प्रमुख बिंदु पे, मेजर पॉइंट्स, इसको हम प्रभावी ढंग से बताएंगे। और नंबर 3 सारांश। तो कोई भी लेक्चर होता है तो उसके लिए सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन, फिर मुख्य बिंदु और लास्ट में सारांश। इस तरह से हम अपने लेक्चर को बनाते हैं। अब हम बात करेंगे दृश्य साधनों की। जैसे कि हम बता रहे थे कि जो लेक्चर्स होते हैं उसमें अगर विजुअल्स का प्रयोग किया जाता है तो वो लेक्चर ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए अनिवार्य है कि उसमें विजुअल्स का प्रयोग किया जाए। और हम जानते हैं कि कोई भी जो 75% जगह से वो दृश्य साधन की विशेषता होती है कि आदमी देखकर और 25% सुनकर जानकारी प्राप्त करता है। ये अट्रैक्टिव होते हैं, इसमें शब्दों की स्पष्टता होनी चाहिए और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी भी होनी चाहिए। अगर हम पूछें दृश्य साधन कैसे होने चाहिए तो ये सरल होने चाहिए। समय व परिस्थिति के अनुसार शब्दों के स्थान पर पिक्चर्स का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए और इनको पूर्व में ही तैयार कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कुछ जब लेक्चर कोई तैयार होता है तो उसमें औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन 2 प्रकार के होते हैं। कुछ तो लेक्चर के पहले हम बना लेते हैं, लेकिन व्याख्यान के दौरान बनाए जाने वाले साधन अनौपचारिक साधन की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस असेसमेंट की, कि जब लेक्चर हो गया तो उसके बाद हम कैसे ये जानें कि जो लेक्चर हमारा था, जो ऑब्जेक्टिव हमारा था, जो उद्देश्य हमारा था वो पूरा हो गया। इसके लिए हमको औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा हम अपनी बात को समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर औपचारिक मूल्यांकन देखें तो हम अपने जो श्रोता हैं उनसे मौखिक या लिखित परीक्षा ले सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं कि जो लेक्चर हुआ उसके बारे में उन्होंने क्या जाना। इसकी आसानी से जांच की जा सकती है। लेकिन सीखने वालों में इससे असंतोष और अनावश्यक की चिंता हो सकती है कि बाद में हमारा टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, पूछा जाएगा। तो इसलिए अनौपचारिक मूल्यांकन कभी कभी किया जाता है। इसमें श्रोताओं की सहभागिता बीच बीच में रखी जाती है और प्रशिक्षक के स्पष्टीकरणों पर श्रोताओं की प्रतिक्रिया क्या होती है। ये एक गैर वैज्ञानिक तरीका है परंतु व्यवहारिक तरीके में आता है। प्रशिक्षक के रूप में स्वयं का फीडबैक, जब लेक्चर कोई हो गया तो हमको अपना भी फीडबैक लेना है कि कैसा लेक्चर हुआ। व्याख्याता को व्याख्यान के अंत में स्वयं से प्रश्न पूछकर स्वयं में सुधार के बिंदुओं पर विचार करके आगे जो लेक्चर्स हैं उसको अच्छा बनाने की भी टेक्निक आनी चाहिए। इसके लिए स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। सबसे पहले, क्या व्याख्यान का उद्देश्य सही था? क्या उसके बाद उद्देश्य की पूर्ति हो गई? इंट्री बिहेवियर सही ढंग से देखा गया? क्या लेक्चर का क्रम सही था? बीच बीच में प्रश्नों को पूछा गया सहभागिता के लिए? दृश्य साधनों का प्रयोग किया गया? सारांश बाद में दिया गया? क्या लेक्चर योजना के अनुरूप था? मूल्यांकन विधि उपयुक्त थी? आदि आदि करके कोई भी प्रशिक्षक अपने स्वयं का फीडबैक भी ले सकता है जो कि उसके आगे लेक्चर्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अब हम इसको लास्ट में फाइनल अगर देखें तो एक लेक्चर के लिए कवर बहुत जरूरी है। एक कवर के माध्यम से, ये कवर क्या होता है, सी से अगर हम देखें तो कंटेंट, यानी कि एक लेक्चर के लिए कंटेंट होना बहुत जरूरी है। क्या चीज हमको कहनी है, उसका आर्डर, सीक्वेंस, जो हम लोगों ने भी चर्चा किया कि एक क्रम से सरल से कठिन की ओर। दूसरा जो मस्ट, शुड और कुड, तो एक सीक्वेंस बहुत जरूरी है लेक्चर की। और तीसरा विजुअल एड्स का प्रयोग, जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं वो हमको कहाँ कहाँ दिखानी है। और आई कांटेक्ट मतलब ये कि हर श्रोता ये सोचे कि इस लेक्चरर का ध्यान हमारी तरफ है। ऐसा ना हो कि व्याख्यान देते समय 2-4 लोगों के साथ ही खाली आई कांटेक्ट हो तो बाकी लोग निष्क्रिय हो जाएंगे, वो उस लेक्चर में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा कि हमारी तरफ से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आई कांटेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो सभी श्रोताओं को एक दूसरे के साथ बांधे रहता है। रीइंफोर्समेंट, जब लेक्चर होता है तो तरह तरह के पॉइंट होते हैं जो बिखरे हुए होते हैं, तो लेक्चर समाप्त करने के पहले उनको सबको एक साथ लाके सार संक्षेप के रूप में उसको पुटअप करना होता है, तब एक अच्छा लेक्चर हो सकता है। तो कंटेंट, आर्डर, विजुअल एड्स, आई कांटेक्ट और रीइंफोर्स के माध्यम से, जिसको हम कवर भी कह सकते हैं, एक अच्छा लेक्चर प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो लेक्चर तैयार करने की और लेक्चर देने की, डिलीवर करने की टेक्निक आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।